आज शुरू करने जा रहा है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के लिए एक सेंटेंस बहुत फेमस है और वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक यानी जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो पोलर मॉलिक्यूल को ही डिसॉल्व करेगा और जो नॉन पोलर होगा डिसॉल्व पोलर मॉलिक्यूल और जो नॉन पोलर होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यानी लाइक डिसॉल्व लाइक वही वाला सीन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो पोलर मॉलिक्यूल जनरली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल ही होते हैं क्योंकि उनमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होता है चार्ज का, जिसकी वजह से पोलैरिटी वहां बहुत ज्यादा होती है। तो जो आयनिक मॉलिक्यूल हैं वो जनरली डिसॉल्व होंगे वाटर में क्योंकि वाटर में भी पोलैरिटी काफी ज्यादा है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कौन है, वाटर ही है। तो सबसे पहले हम यहां पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड में भी मेनली कौन से होंगे, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के, इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो समझना जो आयनिक कंपाउंड है उनकी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रेशन एनर्जी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लैटिस एनर्जी के। यानी जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी और जिसकी लैटिस एनर्जी कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, इससे पहले हमने हाइड्रेशन एनर्जी को भी पढ़ा है और लैटिस एनर्जी को भी पढ़ा है। हमने कहा था 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को डिसॉल्व करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। और हमने तुम्हें बताया था 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़ती है उसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और मैंने तुम्हें बताया था हाइड्रेशन एनर्जी का ही यूज करते हैं हम लैटिस को तोड़ने में, और लैटिस को हम तोड़ देंगे उसके बाद यही डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में। सही है ना। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से तो सॉल्यूबल होगा कंपाउंड, यही तो पढ़ा था हमने। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी लैटिस एनर्जी से तो वो कंपाउंड सॉल्यूबल होगा, और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी हाइड्रेशन एनर्जी से तो वो कंपाउंड इनसॉल्यूबल होगा। पिछले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था। अब आगे समझो इसे जरा। देखो ये कह रहा है सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है He के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Li की। तुम्हें मालूम है फैक्टर कौन है जो अफेक्ट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को और लैटिस एनर्जी को, दोनों में सेम फैक्टर है। दोनों में फैक्टर कैसे हैं, सेम। यानी देखो अगर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, चार्ज और साइज के। कोई भी एनर्जी हो, तुम्हें एनर्जी का फॉर्मूला तो मालूम ही है ना, K Q1 Q2 अपॉन R। तो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और साइज या रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, कोई भी एनर्जी हो। तो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों के फैक्टर सेम थे, दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। तो अब तुम यहां देखो हम कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी की और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी की। तो जब तुम कोई भी कंपाउंड दे रखा होगा, कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा होगा, वहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर आएगा वही लैटिस एनर्जी का ऑर्डर आएगा। ये बात समझ में आ रही है। जो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वही लैटिस एनर्जी का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के फैक्टर भी तो सेम है। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन दूं, मैं कहूं भाई LiCl है और LiBr है, तो मैं तुमसे पूछूंगा लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो तुम कह दोगे भाई ये एनायन है, इसका साइज कैसा होगा, कम, और ये Br इसका साइज कैसा होगा, ज्यादा। तो जिसका साइज कम होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी भी पूछूं तब भी यही ऑर्डर होगा, यानी Li और He का सेम ऑर्डर होगा। और यहां हम कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल He की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल Li की, तो फिर तो मामला 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना हाइड्रेशन एनर्जी आएगी उतनी ही लैटिस एनर्जी आएगी। तब फिर कैसे हम डिफाइन करेंगे सॉल्युबिलिटी को, समझना ध्यान से। अगर डायरेक्ट वैल्यू दे दे हाइड्रेशन एनर्जी की डायरेक्ट वैल्यू दे दे न्यूमेरिकल वैल्यू, और लैटिस एनर्जी की भी डायरेक्ट वैल्यू दे दे, तब तो ठीक है, तब तो तुम पता कर लोगे जो ज्यादा होगी। He ज्यादा है तो सॉल्यूबल, Li ज्यादा है तो इनसॉल्यूबल। लेकिन जब फैक्टर के हिसाब से देगा तब कैसे करेंगे, तो समझना। देखो जब भी क्वेश्चन आएगा सॉल्युबिलिटी का तो उसमें एक कॉमन आयन जरूर होगा, मॉलिक्यूल में एक कॉमन आयन होगा, बाकी डिफरेंट होंगे। बाकी कैसे होंगे, डिफरेंट। अब जो डिफरेंट है उसको हमें देख लेना है वो स्मॉल आयन है या लार्ज आयन है, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अगर तो वो स्मॉल आयन है, तब हम यूज करेंगे लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट।
अगर स्मॉल आयन है तो लेटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और अगर लार्ज आयन है तो हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सही है ना? अब पता कैसे चलेगा कौन स्मॉल है कौन लार्ज है? तो ऐसे आयन जिनके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे आयन जिनके पास 10 इलेक्ट्रॉन तक हो, वो सारे के सारे कैसे आएंगे? स्मॉल के अंदर आएंगे। और जो 10 से ज्यादा होंगे वो किस में आएंगे? लार्ज आयन में आ जाएंगे। 10 से ज्यादा वाले लार्ज में आएंगे। Li प्लस स्मॉल हो गया, O2 माइनस स्मॉल हो गया, F माइनस स्मॉल हो गया, OH माइनस भी स्मॉल, और सेकंड ए के जो कैटायंस हैं वो भी कैसे हैं? स्मॉल। क्योंकि या स्ट्रोंशियम की, बेरियम की तो वहां 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो भी किस में आएंगे? स्मॉल आयन में ही आएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? बोलो, इतनी बात समझ में आई? तो देखना, अगर इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, देखना इफ कॉमन आयन इज स्मॉल, आयन इज स्मॉल, तब हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी। अब ये कॉमन आयन स्मॉल कैसे पता चलेगा? देखो, ऐसे सारे आयन जिनके पास लगभग 10 इलेक्ट्रॉन हो वो सब किस में आएंगे? स्मॉल में ही आएंगे, और इसमें सेकंड ए के कैटायन भी आ जाएंगे। सेकंड ए के कैटायन भी किस में आएंगे? स्मॉल में। तो अगर कॉमन आयन स्मॉल है तो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लैटिस एनर्जी का, और अगर कॉमन आयन लार्ज है, इफ कॉमन आयन इज लार्ज अप्लाई हाइड्रेशन एनर्जी, तब हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? हाइड्रेशन एनर्जी का। अब लार्ज में कौन कौन आएगा? देखो, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट, ये सब किस में आ जाएंगे? ये लार्ज आयन में ही आएंगे। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी का। अब देखो, इसको एक एग्जांपल से समझो। एग्जांपल है LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CsOH। इसमें तुम्हें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। अब जरा इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। यहां पर एक कॉमन आयन है OH माइनस, ये कॉमन है, सब में प्रेजेंट है OH माइनस। अब तुम मुझे बताओ, OH माइनस जो है वो स्मॉल आयन में है? नहीं है, मैंने स्मॉल में लिखवाया है। यानी यहां पर जो तुम कॉन्सेप्ट लगाओगे वो लैटिस एनर्जी का लगाओगे। यहां पर तुम लैटिस एनर्जी से सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। इसके अलावा जो आयन है वो है Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और Cs प्लस। ठीक है ना? तो यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? यहां जो कॉमन आयन है वो स्मॉल है ना, कॉमन आयन इज स्मॉल। तो अगर कॉमन आयन स्मॉल है तो यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? Li का कॉन्सेप्ट लगाओगे, लैटिस एनर्जी का। तो मुझे बताओ, यहां लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो अगर तुम यहां चार्ज पे देखोगे ना, तो चार्ज तो सब पे +1 +1 +1, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो चार्ज तो सब पे +1 है। अब उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो तुम देखो जरा, सीजियम का साइज सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद रुबिडियम का, इसके बाद पोटेशियम का, फिर ये साइज का ऑर्डर आ जाएगा। और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका उल्टा ऑर्डर किसका आ जाएगा? लैटिस एनर्जी का। यानी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? CsOH की, फिर RbOH, फिर KOH, फिर NaOH, फिर LiOH। ठीक है ना? ये किसका ऑर्डर हो जाएगा? ये हो जाएगा लैटिस एनर्जी का। अब याद करो, हमने कहा था सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अगर कॉमन आयन स्मॉल है तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लैटिस एनर्जी की। यानी जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, और जिसकी लैटिस एनर्जी कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो देखो, सबसे कम लैटिस एनर्जी LiOH की है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी हो जाएगी? LiOH, फिर NaOH, फिर KOH, फिर RbOH। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके अलावा तुम दूसरा एग्जांपल देख लो, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और BaSO4। इस एग्जांपल को जरा ध्यान से देखो। यहां पर तुम कॉमन आयन पहले ही पता कर लो। जब भी क्वेश्चन आएगा ये बात याद रखना कि उसमें कॉमन आयन जरूर प्रेजेंट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन आयन जरूर प्रेजेंट होगा। उस कॉमन आयन को अलग निकाल लो, और उस कॉमन आयन को अलग निकालने के बाद देखो क्या ये स्मॉल आयन में है या लार्ज आयन में है। यहां तुम देखो, सल्फेट है सब में कॉमन, सल्फेट
और सल्फेट तो लार्ज आयन होता है, और अगर लार्ज आयन प्रेजेंट है तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी का। और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी की। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो तुम यहां देखो जरा, कॉमन आयन हो गया सल्फेट, इस बेरिलियम पे तुम चार्ज देखो जरा, यहां चार्ज होगा +2, यहां पर भी चार्ज +2, यहां भी चार्ज +2, यहां भी चार्ज +2, यहां भी चार्ज +2, चार्ज सब में सेम है। अब हम हाइड्रेशन एनर्जी किससे निकालेंगे? अब हम निकालेंगे साइज से। हाइड्रेशन एनर्जी हो या लैटिस एनर्जी हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। तो जिसका साइज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम, और जिसका साइज कम उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। यहां देखो साइज कम होगा सबसे कम Be+2 का, उसके बाद MgSO4 का, उसके बाद Ca+2 का, फिर Sr+2 का, फिर Ba+2। ये साइज का ऑर्डर आ गया। सबसे कम साइज इसका होगा ना, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? BeSO4 की। सबसे कम साइज है Be+2 का, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? BeSO4। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज की। और हमने पढ़ा है अगर आयन लार्ज है तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ BeSO4 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी फिर इसकी। तो ये ऑर्डर आ जाएगा सॉल्युबिलिटी का। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। अब यहाँ एक चीज जरा ध्यान से देखो, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लेगा ये। एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ कॉमन आयन परसेंट है, और कॉमन आयन के अलावा जो डिफरेंट आयन है वो फर्स्ट ए ग्रुप के हैं, और इसमें तुम देखो सेकंड ए ग्रुप के हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो डिफरेंट आयन है, कॉमन आयन के अलावा जो आयन होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो फर्स्ट ए का होगा या सेकंड ए का होगा। अब जो कॉमन आयन है, कॉमन आयन वो अगर स्मॉल है, कॉमन आयन कैसा है? स्मॉल, कॉन्सेप्ट लगेगा Li का, लैटिस एनर्जी का, और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लैटिस एनर्जी के, ऐसे कह लो। और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। तो देखो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे फर्स्ट ए ग्रुप में तुम जाओ, जैसे जैसे लिथियम से सीजियम तक जाओ, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी कम होगी, और अगर लैटिस एनर्जी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो याद ऐसे करना है कि अगर कॉमन आयन स्मॉल है तो कॉन्सेप्ट लगेगा लैटिस एनर्जी के। तो जो डिफरेंट आयन है डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे याद कर लो, डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी। अब अगर आयन लार्ज है, कॉमन आयन लार्ज है, कॉमन आयन कैसा है? लार्ज है, तो इसके मैंने कहा जो डिफरेंट आयन होंगे वो होंगे फर्स्ट है या सेकंड है। तो देखना जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। तो तुम ऐसे याद कर लो कि डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। कब? जब आयन कैसा हो? लार्ज। ऐसे याद कर लो, सबसे आसान है। सबसे आसान है कि अगर कॉमन आयन स्मॉल है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर कॉमन आयन लार्ज है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि वहां हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इन क्वेश्चन को देखो, यहां सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले यहां पर कॉमन आयन अलग निकाल लो। पहले क्वेश्चन में जो कॉमन आयन है वो है ऑक्साइड, और ऑक्साइड जो होता है वो स्मॉल आयन में आएगा। तो अगर ऑक्साइड स्मॉल आयन में आएगा तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लैटिस एनर्जी का, और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के। सही है ना? अब यहाँ चेक करो कि कहाँ पर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, कहाँ पर लैटिस एनर्जी कम होगी। तो यहाँ Li+ है, Na+ है, K+, Rb+, Cs+, तो चार्ज तो सब पे सेम है। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, चार्ज तो सब पे सेम है। इसके बाद साइज से चेक करेंगे, तो देखो सबसे कम साइज होगा लिथियम का, Li+ का, और लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन या साइज ऑफ एनायन की। सही है ना? साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इसका मतलब लैटिस एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा, और अगर इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा इसका मतलब सॉल्युबिलिटी सबसे कम, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी की। यहां पर चेक करो, यहाँ Cgm+ में देखो साइज सबसे ज्यादा होगा, और अगर साइज सबसे ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी सबसे कम, और अगर लैटिस एनर्जी सबसे कम है तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। अब समझो मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था अगर कॉमन आयन स्मॉल है, कॉमन आयन कैसा है? स्मॉल, तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो देखो ना, Li+, Na+, डाउन द ग्रुप जाओगे Li+, Na+, K+, Rb+ और Cs+, तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है तुम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जरा, यहां पर जो कॉमन आयन है ध्यान से देखना, यहां कॉमन आयन है Cgm+,
सीजियम प्लस कॉमन आयन है। अब सीजियम में तो 10 इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आयन जो है वो लार्ज है। यहाँ जो कॉमन आयन है वो लार्ज है। अब लार्ज अगर कॉमन आयन है तो वहां पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी का। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सॉल्युबिलिटी के, यानी जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा। तो यहाँ हम पता कर लें, तो देखो कॉमन आयन के अलावा जो आयन है वो कौन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन। सब पे चार्ज है -1, सब पे -1 चार्ज है, तो चार्ज तो सबका सेम है। अब हम हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालेंगे इसके साइज से, साइज ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी कम। तो आयोडाइड का साइज सबसे ज्यादा, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम। फ्लोराइड का साइज सबसे कम, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी होगी, फिर ये ऑर्डर आ जाए। ठीक है ना, बोलो ना। फिर उसके अलावा जो मैंने तुम्हें बताया था, सिर्फ एक लाइन में अगर तुम्हें सॉल्व करना है, तो मैंने कहा था अगर कॉमन आयन इज लार्ज, तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो डाउन द ग्रुप यहाँ किस में जाओगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अरे यही तो डाउन द ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और देखो जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो यहाँ सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज। तो कर तो रही है डिक्रीज, ऐसे कर लो, एक लाइन में सॉल्व कर लो उसे। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब देखो इसके बाद तीसरा, तो यहाँ जो कॉमन आयन है वो OH है, कॉमन आयन OH है। तो अगर कॉमन आयन OH है तो ये आयन कैसा है, स्मॉल आयन है। स्मॉल आयन है तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे लैटिस एनर्जी का। और जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के, यानी लैटिस एनर्जी कम, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो हम जरा चेक कर लें यहाँ पर, इस जो कॉमन आयन के अलावा जो आयन है वो है B+2, Mg+2, Ca+2 और Ba+2। चार सब में से हम साइज की तरफ चलो। साइज बेरिलियम का सबसे कम, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। और अगर लैटिस एनर्जी कम, देखो यहाँ साइज सबसे ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम, और अगर लैटिस एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। वन लाइनर पे आ जाओ, सीधे वन लाइनर पे आओ। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। चार फैक्टर चेक करोगे, उसमें कंफ्यूज होगे। पहले कहोगे लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फिर कहोगे लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, उसके बाद लैटिस एनर्जी का ऑर्डर निकालोगे, उसके बाद कहोगे सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। उसमें अलग कंफ्यूजन कि यार क्या से क्या हो गया। सीधे समझो, अगर कॉमन आयन स्मॉल है तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। और डाउन द ग्रुप देखो ये सेकंड ग्रुप है, यहाँ जो ग्रुप दे रखा है वो सेकेंडरी ग्रुप है। बेरिलियम से जाओगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, तो डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ये जो हमने कुछ एग्जांपल किए और ये जो अभी पढ़ा वो हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड के लिए, मेनली S ब्लॉक के लिए। किसके लिए पढ़ा था? जब बात होगी आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की, तब हम उसे सॉल्व करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी से और लैटिस एनर्जी से। लेकिन जब कंपाउंड आएंगे P और D ब्लॉक के या बेरिलियम के हैलाइड, मैंने तुम्हें बताया था बेरिलियम हैलाइड आर कोवेलेंट इन नेचर। सेकंड है जितने भी हैलाइड है वो सब आयनिक है, लेकिन बेरिलियम के जो हैलाइड है वो कोवेलेंट होते हैं नेचर में। तो जब हम बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड की, किसकी बात करेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड की बात करेंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड में P ब्लॉक, D ब्लॉक और साथ ही साथ बेरिलियम हैलाइड, वहां पर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो हम डिफाइन करेंगे पोलराइजेशन से। वहां सॉल्व किससे करेंगे? पोलराइजेशन से। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन P and D block compounds and बेरिलियम हैलाइड। इससे पहले हम आयनिक पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंट। तो देखो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम डिफाइन करेंगे पोलराइजेशन से। तो देखो यहां जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मेनली हम बात करेंगे वाटर की। तो जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पोलराइजेशन की, यानी पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कोवेलेंट कैरेक्टर के। हमने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व इन लाइक, यानी जो जैसा होगा वैसे ही उसी को डिसॉल्व करेगा। तो जो वाटर है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, उसकी पोलैरिटी क्या है? ज्यादा। और आयनिक कंपाउंड की पोलैरिटी भी क्या होती है? ज्यादा। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो जनरली डिसॉल्व होते हैं पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो इतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाते। तो जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोई भी P ब्लॉक का या D ब्लॉक का या बेरिलियम हैलाइड है, अगर इनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? मैंने जब तुम्हें पढ़ाया था पोलराइजेशन,
तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, मैंने कहा था कोई भी कंपाउंड हो, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, ना तो 100% आयनिक होता है, ना ही 100% कोवेलेंट होता है। अगर वो कोवेलेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, और अगर वो आयनिक है जैसे NaCl आयनिक है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर प्रेजेंट होगा। अब तुम समझो, अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम, और अगर आयनिक कैरेक्टर कम तो पानी में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? बोलो। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात हो, पानी के अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात हो, क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन मेनली आता है पानी से ही आता है, क्वेश्चन मेनली आएगा वो वाटर एज ए सॉल्वेंट ही होगा। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात कर लो, CaCl3 की बात कर लो, तो यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी सॉल्युबिलिटी पोलराइजेशन की। लेकिन हमें मेनली पढ़ना किसके लिए है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर में ही पढ़ना है। तो यहां हम एग्जांपल लें AgF, AgCl, AgBr, AgI। पोलराइजेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखो यहाँ Ag प्लस सब में कॉमन है, और ये डी ब्लॉक का है ना, बोलो ये किसका है, डी ब्लॉक का। तो हमने पोलराइजेशन का इसके बारे में पढ़ रखा है पहले ही, पोलराइजेशन के बारे में हमने पूरा पढ़ रखा है। तो देखो यहाँ पोलराइजेशन जो होता है ना, पोलराइजेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटाइन, चार्ज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन। ये पहले ही पढ़ चुके हैं पोलराइजेशन में, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटाइन, चार्ज ऑफ एनाइन एंड साइज ऑफ एनाइन। इनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटाइन के। तो तुम यहां देखो, यहां जो कॉमन आयन है वो Ag प्लस है, कॉमन आयन कौन सा है, Ag प्लस। इसके अलावा देखो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, चारों एनाइन है। साइज बढ़ने पर, एनाइन का साइज बढ़ने पर पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो देखो जब तुम AgF से AgI की तरफ जाओगे तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और अगर पोलराइजेशन बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वो कौन होगा, AgF, फिर AgCl, फिर AgBr, फिर AgI। क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? बोलो यार। अच्छा यहां पर तुम देख लेना, हम बात कर रहे हैं P ब्लॉक और D ब्लॉक के कंपाउंड की। P ब्लॉक और D ब्लॉक के कंपाउंड में पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर S ब्लॉक के कंपाउंड है तो वहां पर हमें कॉन्सेप्ट लगाना है हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का। इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल सेम है ऊपर ही जैसा। देखो यहाँ कॉमन आयन कौन है, Pb, लेड यहाँ कॉमन आयन है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ जो दूसरे आयन है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो मुझे बताओ चार्ज सब पे सेम होगा -1, साइज किसका ज्यादा होगा, आयोडीन का साइज ज्यादा होगा, और अगर एनायन का साइज ज्यादा है तो पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, और अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम। लिखा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो यहाँ पोलराइजेशन सबसे कम होगा तो यहाँ सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तुम समझो, देखो यहाँ भी SN है, यहाँ भी SN है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, दोनों जगह आयन सेम, कैटाइन भी सेम और एनाइन भी सेम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्लोरीन जो है -1 में है, यहाँ भी क्लोरीन किस में होगा, -1 में। तो चार्ज ऑफ एनाइन भी सेम है, साइज ऑफ एनाइन भी सेम है। यहां पर तुम देखो, यहां चार्ज जो है SN पर, यहां +2 होगा, निकाल लो, x - 2 = 0, तो x हो जाएगा +2, और यहां पर होगा +4। अब याद करो, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कैटाइन। कैटाइन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, कैटाइन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा, और अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो बताओ यहाँ पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी यहाँ कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी कहाँ ज्यादा हो जाएगी, जहां पर चार्ज कम है, जहां पोलराइजेशन कम है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके बाद जरा इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ देखो सोडियम सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड है और कॉपर सल्फाइड है। यहाँ कॉमन आयन देखो सल्फाइड है, सब में कॉमन आयन कौन है, S2-, चार्ज भी सेम, साइज भी सेम। अब हम किससे सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे कैटाइन से। तो यहाँ देखो कैटाइन में कौन कौन है, Na+, Zn2+ और Cu2+, ठीक है ना। बोलो यार, मुझे बताओ, ये फर्स्ट ए का है। और याद करो जब मैं आयनिक कंपाउंड पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें बताया था जनरली फर्स्ट ए सेकंड है, और 6A और 7th A के जो मेंबर हैं वो क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड,
याद करो मैंने बताया था फर्स्ट ए, सेकंड ए और 6A और 7A के जो मेंबर है वो जनरली बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। देखो सोडियम फर्स्ट ए का है और सल्फाइड, ये देखो सल्फर कौन से का है, 6A का है। तो जो सोडियम सल्फाइड है ये तो आयनिक कंपाउंड है, ये कैसा है, आयनिक। और आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी हमेशा हमेशा कोवेलेंट से ज़्यादा होगी। यहाँ कॉन्सेप्ट मत लगाने लगना पोलराइजेशन का। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो सब में पोलराइजेशन लगाना शुरू मत कर देना, पहले देख लेना आयनिक और कोवेलेंट को अलग कर लेना। ये आयनिक है और अगर आयनिक है तो उसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा हमेशा कोवेलेंट से ज़्यादा ही होगी, यानी ये तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा ही होगा। अब बात आई जिंक की और कॉपर की, तो तुम्हें मालूम है जिंक Zn+2 का साइज Cu+2 से ज़्यादा होता है। डी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, आराम से इसे समझेंगे। डी ब्लॉक में भी Z इफेक्टिव पे डायरेक्टली, ये Z इफेक्टिव पे ही डिपेंड करता है, तो वहाँ डी ब्लॉक में हम इसे देखेंगे। देखो चार्ज दोनों पर सेम होगा, Zn पे भी +2, कॉपर पे भी +2, लेकिन साइज किसका ज़्यादा होगा, Zn+2 का। और अगर साइज ज़्यादा है, ध्यान सुनना, कैटायन का अगर साइज ज़्यादा है तो उसका पोलराइजेशन कम होगा, और अगर पोलराइजेशन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे सॉल्युबिलिटी, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे पोलराइजेशन का, यहाँ पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और यहाँ तो तुम्हें मालूम ही है ये तो आयनिक है, तो आयनिक तो हमेशा ही ज़्यादा होगा कोवेलेंट से। अब यहाँ 2-3 पॉइंट और याद रखने वाले हैं। पहला यह है कि जितने भी मेटल नाइट्रेट होंगे, ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। जितने भी मेटल नाइट्रेट हैं वो सब के सब सॉल्युबल होते हैं। पहली बात तो तुम्हें यह याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि जितने भी मेटल सल्फेट होते हैं, मेटल सल्फेट, वो भी सॉल्युबल होंगे, आर सॉल्युबल एक्सेप्ट BaSO4, AgSO4, HgSO4। इनके अलावा जितने भी सल्फेट होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, वो सब के सब होंगे सॉल्युबल। और तीसरी बात ये याद रखना है कि जितने भी S ब्लॉक के सल्फाइड है, ऑल S ब्लॉक सल्फाइड्स आर सॉल्युबल, और बाकी जो भी हैं रेस्ट सल्फाइड, रेस्ट आर इनसॉल्युबल। ये पॉइंट याद रखना है 3 बस।